वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न को लेके, जिसकी की ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर जिसका कि ड्यू डेट होता है। GSTR 9 अबव 2 CR टर्नओवर के ऑर्गेनाइजेशंस पे मैंडेटरी है एंड इन दैट केस आपको ये रिटर्न फाइल करना है बिफोर ड्यू डेट, अदरवाइज इसकी पेनल्टी प्रोविज़न भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। सो आज हम उसी को कवर अप करने वाले हैं, इसलिए हमने जो वर्किंग हमारे सामने है, हम अपनी अकाउंटिंग की वर्किंग भी लेके रखे हुए हैं कि अकाउंटिंग में हमारा टर्नओवर क्या है। इसी के साथ हमने एक एक्सेल सीट भी रेडी किया है जिसका कि फॉर्मेट मैं आप लोग से शेयर कर लूँगा, आपकी वर्किंग इजी करने के लिए है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वर्किंग में हमने एक्सेल सीट एक रेडी किया है जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा GSTR 9 को लेके। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू 26 AS एंड AIS के अकॉर्डिंग हमारा क्या रिसिट्स शो हो रहा है पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे। अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट हमने क्या ट्रांजैक्शंस की बुकिंग किए हुए हैं हमारे सेल्स और इनकम के रिगार्डिंग। 26 AS इनकम टैक्स पोर्टल और अकाउंटिंग में हमारे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, एंड हमने GST रिटर्न फाइल करते समय क्या हमने ट्रांजैक्शंस को सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है, वो हमने यहाँ पे एक सीट पे मेंशन किया हुआ है। हमारी पार्टीज की डिटेल है, क्लाइंट या कह सकते हैं डायरेक्टर जिसके साथ हमने अपना बिजनेस किया हुआ है। सो ओवरऑल ये इससे काम इसलिए इजी हो जाएगा आपका क्योंकि आपको डिफरेंसेस समझ आने लगेंगे। अब एक कन्फ्यूज़न है कि अबव 2 CR कंपनीज पे ही ये एप्लीकेबल होता है GSTR 9 रिटर्न फाइल करना। सो इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका डेटा जो है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न में आपके और GST के रिटर्न फाइलिंग डेटा में ये डेविएशन है, तो आपको मैंडेटरी ही आपको ये रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। अगर आप 2 CR से कम टर्नओवर भी है तो इससे जो डेविएशन है आप उसको वहाँ पे अच्छे से कंपाइल करके बता पाएंगे कि इसकी जो ट्रांजैक्शंस की बुकिंग है किस फाइनेंशियल ईयर में आपने किया हुआ है। सो ये होता क्या है, क्यों कन्फ्यूज़न है, ये समझते हैं। पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में ये समझाने वाला हूँ कि ये कितना इजी है अगर आपने अच्छे से वर्किंग उसकी अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले GST लॉगिन कर लिया है। GST लॉगिन के साथ हमने अपना इनकम टैक्स लॉगिन भी किया हुआ है। GST में हमने एनुअल रिटर्न को पहले सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के साथ ये सर्विस में रिटर्न्स और यहाँ एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा आपको। इसी के साथ आप फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्शन करिए जिसकी की ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 23 है। एक बार रिटर्न फाइल होने के बाद GSTR 9 कभी भी रिवाइज नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए कि गलतियां ना हो आपसे। यहाँ हम GSTR 9 पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बार हम ऑनलाइन सीखने वाले हैं। और इसी के साथ आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, मतलब नो आउटवर्ड सप्लाई, नो इनवर्ड सप्लाईज, कुछ अगर नहीं हुआ है तो आप नील कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको नो करके आगे प्रोसीड करना है। हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 का GSTR 9 देख रहे हैं। इसी के साथ कुछ सिस्टम से ही वर्किंग करके आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि
4, 5, 6 ऐसे टेबल्स आपको दिए हुए हैं जिसमें डाटा ऑटो फिल्ड आ सकता है। यहाँ पे GSTR1 की समरी है। GSTR1 एनुअल रिटर्न के केस में ये GSTR1 जब तक आपने पूरे 12 मंथ्स का रिटर्न फाइल नहीं किया तब तक आप GSTR9 नहीं भर सकते हैं। और ये जो समरी है GSTR1 की, ये आपके ओवरऑल 12 मंथ के रिटर्न से ही फैच करके निकाली गई होती है। GSTR1 आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जिसमें आउटपुट सप्लाईज की हम जानकारी देते हैं। ये एवरी मंथ जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो GSTR1 की समरी होती है, ये 12 मंथ के कंसोलिडेट करके ऐड करके इस समरी बनाई जाती है एवरी मंथ, 12 मंथ को मिला के, है ना। देन GSTR3B की समरी भी अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से आती है। जैसे आप 12 मंथ का और सभी 3B फाइल कर चुके हैं तो ये ओवरऑल 12 मंथ का डाटा को आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर देता है। और टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो है ये आपके GSTR2 जो है, जिसमें इनवर्ट सप्लाईज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग एक जिप फाइल में जो है आपको एक्सट्रैक्ट करने वाली फाइल में आपको एक्सेल सीट में ये मिल जाता है। यहाँ B2B के जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपको वो सभी यहाँ पे आपको शो करेंगे। ये रिकॉर्ड्स जो है आपके इनवर्ट सप्लाईज से ली जाती हैं आपके GSTR2A से, एंड सभी रिकॉर्ड्स जो है आपको आपके इनवर्ट सप्लाईज की यहाँ पे 12 मंथ के कंसोलिडेट होके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ एक GSTR9 की भी एक समरी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, जिसमें कि ओवरऑल GSTR9 की आपकी पूरी वर्किंग PDF फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आपकी वर्किंग क्या है, कैसे आपकी वर्किंग कंप्यूट की गई है, कैसे सभी ट्रांजेक्शन्स को मिला के आपका GSTR9 ऑटो फिल्ड आ रहा है। सो यहाँ पे जो 4 नंबर टेबल है ये आपके GSTR1 को कंसोलिडेट करके निकाला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं आपका ओवरऑल जो वैल्यू है क्या आ रहा है, वही वैल्यू आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कॉलम नंबर 4 में। ये समस्या आपको कभी कभी फेस करना पड़ सकता है लॉग आउट को लेके। सो हम यहाँ पे थे GSTR9 के 4 नंबर टेबल को हम समझने वाले थे। सो ये जो डेटा ऑटोफिल्ड आपके B2B ट्रांजेक्शन्स का सम करके ओवरऑल 12 मंथ के पीरियड का जो आपने रिटर्न फाइल किया है GSTR1 आपके अकॉर्डिंग टू B2C के अकॉर्डिंग, एक्सपोर्ट की डिटेल्स दैट इज 0 रेटेड, SEZ की सप्लाई जो कि आप GSTR1 में करते हैं सभी डिटेल्स, डीम्ड एक्सपोर्ट, एडवांस के केस में जो आपने टैक्सेस को पे किया है, इनवर्ट सप्लाईज RCM के केस में जो आपने टैक्सेस को पे किया है, ओवरऑल सभी टैक्सेस को जो है यहाँ पे डेटा जो है आपके GSTR1 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप GSTR1 में जो भी रिटर्न फाइल किए उसके अकॉर्डिंग ही डेटा रहता है। इसमें आप कभी भी चेंज करने की कोशिश करें तो इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो डेटा है 20% से ज़्यादा वेरिएंस में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको रेड सिग्नल आपको रिफ्लेक्ट करके बताएगा कि आपने कुछ डेटा में चेंजेस किया जो कि वेरिएंस 20% से ज़्यादा मोर और लेस में आ रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे इस डिटेल्स को देखने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ये सारी डिटेल्स आपके
GSTR 1 के अकॉर्डिंग है तो उसको सेव कर लेना है आपको। इसी के साथ हम टेबल नंबर 5 देखने वाले हैं। ये भी आपके GSTR 1 के अकॉर्डिंग ही आता है, बट ये नॉन टैक्सेबल आइटम्स होते हैं, लाइक एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन GST सप्लाईज, सप्लाईज टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जिस पे टैक्स का कोई जिक्र नहीं होता है, वो सभी डिटेल्स आपको ये भी GSTR 1 के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा। सो ये ऑटोफिल डेटा आपके GSTR 9 से आपको मिल जाएगा, इसमें GSTR 1 से, सॉरी। सो 4 नंबर और 5 नंबर टेबल आपके GSTR 1 से रिलेटेड होगा, जो कि टैक्सेबल सप्लाईज की डिटेल्स यहाँ पे, दैट इज B2B, B2C एंड अदर्स, और नॉन टैक्सेबल आइटम लाइक एग्जम्प्टेड जो होते हैं, निल रेटेड जो होती है, उसकी सप्लाई GSTR 1 के अकॉर्डिंग आपको टेबल नंबर 5 में आपको मिलेगा। नाउ मूव टुवर्ड्स 6, 7 एंड 8 नंबर। 6, 7 और 8 आपके ITC से रिलेटेड होता है, और 6 नंबर जो टेबल है आपके ITC जो आपने अवेल किया हुआ है 3B के अकॉर्डिंग, जो आपने ITC को एक्सेप्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। 8 नंबर टेबल जो है आपके GSTR 2A के अकॉर्डिंग, जो आपका डेटा सीट ओवरऑल 12 मंथ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पे शो करता है। इसमें भी वेरिएंस होने के चांसेस है। अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा करेंट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया होगा तो इन दैट केस आपको ये 8 नंबर टेबल और 6 नंबर टेबल में डेविएशन आ सकता है, बट इसके लिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो अकाउंटिंग किया है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग आपका जो डेटा है वो सही वेरिएंस में डेविएशन सही है कि नहीं है। जैसे कि हमारे में देख सकते हैं आप, IGST का हमने 296,345 अवेल किया है 3B के अकॉर्डिंग, एंड 267,854 का वैल्यू हमको अकॉर्डिंग टू 2A हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड CGST HGST में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है हमारा। सो ये जो 6 नंबर टेबल है ये आपके अकॉर्डिंग टू 3B में जो आपने डेटा को एक्सेप्ट किया है अपने ITC से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें आपको बाइफर्गेशन देना होता है, लाइकवाइज आपने इनपुट में यूज़ किया है, एज अ इनपुट सप्लाईज यूज़ किया, या एज अ कैपिटल गुड्स यूज़ किया है उस ITC को, या एज अ इनपुट सर्विसेज यूज़ किया है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो डेटा यहाँ पे ये नॉन एडिटेबल है, क्योंकि ये 3B में आपने ऑलरेडी इसको ITC को अवेल कर चुके हैं, तो ये नॉन एडिटेबल होता है। ये आपका 3B के टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा आपका ITC, जो 3B में हमने एलिजिबल ITC में हम ऑल अदर ITC वाले टैब में हम क्लेम करते हैं। 12 मंथ का कंसोलिडेट होके आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जो भी इसमें बाइफर्गेशन होंगे, आपने जिस भी वे में इसको अपने इनपुट को यूज़ किया है, कैपिटल गुड्स के अकॉर्डिंग किया है उसमें आपको करना है, या इनपुट सर्विसेज के अकॉर्डिंग किया है, या इसमें हमारा जो कि इनपुट्स को लेके है तो हमने इसमें ही यूज़ कर रहे हैं इसे। अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ देना है वैल्यू। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू का कोई आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ टैक्सेस के बारे में ही IGST, CGST या HGST की ही जानकारी आपको देनी होती है। सो ओवरऑल हमने ये ITC अकॉर्डिंग टू हमारे 3B हमने क्लेम किया हुआ था। यहाँ जो 8 नंबर कॉलम है पहले उसको समझ लेते हैं। 8 नंबर कॉलम के अकॉर्डिंग हमने 2A के सीट के साथ जो हमने ये एक्सेल सीट आपकी रेडी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपने ओवरऑल कितना ITC आपका रिफ्लेक्ट कर रहा था 267,854 एंड CGST SGST सेस, और हमने क्लेम कितना किया 296, मतलब डिफरेंस है 28,490 का। इस डिफरेंस को हमको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वेदर वी हैव क्लेम्ड दिस मच ऑफ डिफरेंस और नॉट। इसी के साथ इसको सेव करना है। कुछ ITC में हम ITC का रिवर्सल भी करते हैं, इन केस हमने बिजनेस पर्पस से लिया, बाद में उसको हम पर्सनल यूज कर रखे हैं ITC का, वो ITC हमको रिवर्स करना होता है।
और ऐसे तमाम कंडीशन हो सकते हैं जिसमें आपको आईटीसी का रिवर्सल भी करना होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये रूल वाइज थोड़ा सा देखने में टफ लगेगा आपको। मैंने रूल वाइज एक टेबल यहाँ पे जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है cleartax.in की वेबसाइट पे, आईटीसी रिवर्सल जीएसटी का सभी डिटेल्स इसमें रूल वाइज यहाँ पे आपको बताए गए हैं। लाइक रूल नंबर 37 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपने विद इन 180 डेज तक सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है जिससे आपने इनवर्ट सप्लाई लिया है और आईटीसी क्लेम कर रखे हैं आपने, तो आफ्टर 180 डेज आपको वो आईटीसी को रिवर्सल कर देना चाहिए। और वो भी आपको 3B के अकॉर्डिंग ही रिवर्सल कर देना होता है जब हम 3B टैब में हम जब रिटर्न फाइल करते हैं 3B रिटर्न। और उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि आपने किस रूल के अकॉर्डिंग आईटीसी को रिवर्स किया हुआ है, और उसके लिए आपको ये पूरा टेबल दिया हुआ है कि आईटीसी रिवर्सल के कौन कौन से रूल कब आपको एप्लीकेबल होते हैं। अगर कैपिटल गुड्स अगर आपने एग्जम्प्ट सप्लाई जो दे रहे थे उसके लिए क्लेम कर लिया था या नॉन बिजनेस नॉन पर्सनल यूज़ के लिए कर लिया है, तो आपको टेबल नंबर 43 में आईटीसी को रिवर्स करके पोर्टल पे आईटीसी को रिटर्न कर देना चाहिए, उससे आपको रिवर्सल हो जाना चाहिए। ये तभी केसेस आता है। हमारे इस केस में कोई भी रिवर्सल हमने आईटीसी का नहीं किया है, इसलिए हमको ये टेबल फाइल करने की फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कम टू जीएसटीआर 9, ये भी डाटा ऑटो फिल्ड आता है। डिटेल्स ऑफ द टैक्सेस पेड एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमने क्या क्या टैक्सेस पे किया है आईजीएसटी के फॉर्म में, उसको भी कैश के थ्रू और आईटीसी के थ्रू क्या क्या हमने फाइल किया हुआ है। स्टेट टैक्स में हमने कितना टैक्स पे करना था और सेंट्रल टैक्स में हमको क्या अमाउंट पे करना था। हमने इंटरेस्ट के तौर पे कितना अमाउंट पे किया और लेट फीस के अकॉर्डिंग हमने क्या पे किया है। अगर इसमें हमने ज़्यादा पे किया है, डेटा गलत शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं उसको। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जीएसटीआर 9, टेबल नंबर 10, 11, 12 and 13 and 14. The most important part. Start with 10, 11, 12 and 13. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझते हैं कि ये टेबल है क्या। इसके लिए ही मेरी ये वर्किंग जो हमने सीट रेडी किया हुआ है वो हमको बहुत ही काम आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जीएसटीआर डाटा जो हमने सबमिट किया था 79 लाख का हमारा टर्नओवर शो कर रहा है इतने अमाउंट का, और अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 1 जो टेबल हमारा रेडी हुआ है उससे तो हमको ये मैच कर रहा है, क्योंकि हमने जो पोर्टल पे सबमिट किया डाटा उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है। बट बाद में रियलाइज़ हुआ जब अकाउंट्स फाइनलाइजेशन हुआ है, रिसिप्ट्स को चेक किया गया है, तो ये देखने को मिला कि एज पर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा जो अमाउंट था 94,61023 होना चाहिए था। सो ये जो डेविएशन है अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख अप्रॉक्स का, क्या हमने 2023 का डाटा, ऐसा तो नहीं है कि हमने 23-24 फाइनेंशियल ईयर में जीएसटीआर 1 में सबमिट किया हो, जीएसटीआर में फाइल किया हो, अगर मिस हो गया हो तो एग्जैक्टली हमसे यही हुआ है। जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया, जब हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने कुछ सेल्स को मिस कर दिया है, तो हमने 22-23 के बाद उसको 23-24 फाइनेंशियल ईयर में फाइल किया और टैक्स को पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। सो इसीलिए टेबल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि आपको लिखा हुआ है, बता भी रहा है कि द पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड, और वो पीरियड होता है 30th ऑफ सितंबर फॉर एवरी ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 30th ऑफ सितंबर आपको समय दिया जाता है कि कोई आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा आपसे मिस हो गया है, सो उसको आप यहाँ कंसीडर 30th ऑफ सितंबर तक आप कर सकते हैं। इसमें डेट्स चेंज भी हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उस डेट को रिलैक्सेशन और दे देती है, तो इस बात को ध्यान रखना आप। सो इसमें ही हमारा वो डेविएशन जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें बताना है, जिसमें कि हमने सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, हमने सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, सप्लाईज बताना या अमेंड के थ्रू अगर हमने टैक्स, हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया है या हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है या सप्लाईज बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है। जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट्स क्या होता है, उसके लिए जीएसटीआर 1 का हमने आपको ऑलरेडी रिटर्न फाइल करके दिखाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं।
सो हमारा ये ओवरऑल मिला के हमारा टर्नओवर ये अकॉर्डिंगली हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि हमारे इस वर्किंग के हिसाब से हमने बना के रखा हुआ था इसलिए। तो इसका टैक्स पे कर लिए हैं, ये इंश्योर करना है आपको जो टैक्सेस बन रहा है। अगर कुछ क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट के थ्रू आपने अपने सेल्स को डिक्रीज किया है तो आपको ये कॉलम यूज करना है, या फिर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा कहीं करंट फाइनेंशियल ईयर में सबमिट तो नहीं कर दिया है तो वहाँ सप्लाईज को आपको रिड्यूस भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये जो डाटा दिखा रहा है आपको 79 लाख का, ये 22-23 में आ रहा है। ये हो सकता है कि आपने 21-22 फाइनेंशियल ईयर का कोई डाटा 22-23 में भी तो ले सकते हैं। तो अगर ये केस अगर है तो आपको यहाँ सप्लाईज में माइनस करना है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर का डाटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने फाइल किया है सो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। इसी के साथ डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी इम्पैक्ट आपके साथ रहता है प्लस माइनस को लेके। सो रिवर्सल के केस भी अगर है तो रिवर्सल को भी आपको बताना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ आपने रिवर्सल किया है क्या करंट फाइनेंशियल ईयर का डाटा को, तो वो भी आपको यहाँ बताना है। ओवरऑल टर्नओवर एंड वो आपका अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स रिटर्न मैच होना चाहिए, आपकी ऑडिट के रिपोर्ट के अनुसार आपका मैच होना चाहिए। सो कम टू टेबल नंबर 14, डिफरेंशियल ऑफ टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन जो आपने किया है 10 एंड 11 में, उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स को पे किया है कि नहीं किया है। पेबल इतना अमाउंट था और आपने पे कर दिया है तो आपको पेड पे क्लिक कर लेना है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है यही। इसके अलावा डिमांड एंड रिफंड्स ऑटो फिल्ड रहेंगे आपके, या कुछ प्रीवियस डिमांड और रिफंड आपके ऊपर इस ईयर में आपके रहे हैं उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसी के साथ सप्लाईज रिसीव्ड अगर आपने कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाई या जॉब वर्कर के थ्रू किया है, या जॉब वर्क में गुड्स सेंड किया गया है आपके द्वारा अप्रूवल बेसिस पे होने पे उसका डाटा आपने फाइल करना है सप्लाईज का, तो उसमें भी आपको ये डेटा देना पड़ सकता है। कंपोजिशन में हम कभी भी कंपोजिशन टैक्स पेयर को टैक्स पे नहीं करते हैं, सो इसमें आपको सिर्फ वैल्यू बताने की ज़रूरत होती है। और ये डाटा चूंकि जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट नहीं करता है इसीलिए हमको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे देना होता है, एज बिकॉज कंपोजिशन कैनॉट फाइल जीएसटीआर 1 एंड हेंस हमारा जीएसटीआर 2 का टेबल में कंपोजिशन से लिया गया सप्लाईज हमको शो नहीं करेगा। एचएसएन वाइज समरी आपको मैंडेटरी देना है मैंडेटरीली, जिसमें कि आपको जो भी आपने सेल्स फिगर आपका हुआ है सप्लाईज हुआ है वो आपका एचएसएन कोड वाइज पूरा मैच होना चाहिए। इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी एचएसएन वाइज आपको देना होता है, जैसे आपने आउटवर्ड सप्लाईज का दिया है एचएसएन, वैसे इनवर्ड सप्लाईज का भी एचएसएन वाइज समरी आपको अकाउंटिंग में करके देना है। देने के साथ ही आपको यहाँ पे रिफ्रेश टैब है, इसको यूज़ करने के बाद आपको कंप्यूट लायबिलिटीज़ करना है और विद इन सम टाइम आप इस स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा रेडी हो चुका है कि नहीं फाइल करने के लिए, जैसे हमको शो कर रहा है, और हम इसे प्रोसीड टू फाइल की ओर मूव करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सीट है आपके लिए जो आपकी वर्किंग करेंगे आप, जिसमें कि आप एज पर टैली डाटा या फिर जो कोई भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट वी कैन से, एज पर जीएसटी डेटा सबमिशन ऑन पोर्टल एंड एज पर 26A, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड ऑडिट से भी कनेक्ट होना है अभी। सो प्रॉब्लम तब होती है जब तीनों डाटा वेरी करे आपका, जैसे कि हमारा अकॉर्डिंग टू 26AIS इनकम टैक्स पोर्टल के अकॉर्डिंग जो हमने रिटर्न फाइल किया है तो उसमें हमारा टर्नओवर जो है ये आ रहा है, रिसिट्स ये आ रहा है, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा रिसिट्स ये आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू जीएसटी डाटा ये आ रहा है। सो हमने जीएसटी डाटा और अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट को तो मैच कर लिया हमारे जीएसटी 9 के अकॉर्डिंग। हमें अब इनकम टैक्स में भी इस बात को ध्यान रखना है, जो कि हमने इनकम टैक्स पोर्टल भी लॉगिन करके रखा हुआ है ताकि हम इसको भी समझ सकेंगे। सो यही वर्किंग होती है आपके जीएसटीआर 9 की। यहाँ से आपको प्रोसीड टू फाइल करना है। फाइल करने के साथ ही आपका कोई भी लेट फी पेबल होगा टैक्सेस के रूप में, लेट फी के रूप में, तो वो आपको यहाँ पे करना है।
यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है आपको। डिक्लेरेशन में ऑथराइज सिग्नेटरी नेम करने के बाद आपको एक प्रीव्यू को डाउनलोड करना होगा, ताकि आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर सकें उस प्रीव्यू फॉर्म को कि आपने डिटेल्स जो फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंग, सभी वर्किंग के अकॉर्डिंग आपका ओवरऑल वही डाटा प्रीव्यू में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सभी देखने के बाद आपको फाइल GSTR 9 का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यू आर अबाउट टू एग्री टू सेट ऑफ योर टैक्स, एक वार्निंग मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज आएगा। वट एवर द लेट फी पेबल वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपके कैश लेजर बैलेंस या पे करना पड़ता है। हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ड्यू डेट को मिस नहीं किया है। यस करके हम आगे प्रोसीड करेंगे और EVC के साथ इस रिटर्न को हम फाइल कर देंगे, या इसको DSC के साथ भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। EVC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड थ्रू OTP रिसीव्ड ऑन योर ईमेल एंड योर मोबाइल नंबर। वेरीफाई होने के बाद GSTR 9 फॉर द रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। अगर टैक्स में कुछ डिफरेंस है, आपने पे नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे थ्रू DRC 03 यहाँ आपको उसको पेमेंट करना होगा। अगर आपने सप्लाईज ऐड तो किया बट उसका टैक्स पेमेंट अभी रिमेनिंग है, तो आपको DRC 03 डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म नंबर 03 फाइल करना होगा। और अगर आप GSTR 9C में भी आपका कंपल्सन हो रहा है, अगर आपका टर्नओवर 5 CR से अबव है, तो यहाँ पे आपको GSTR 9C भी फाइल करना होता है। अगर 5 CR से अबव है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट से यहाँ पे आपको GSTR 9C में अपलोड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करके उसको फाइल भी करना होता है। सो आज हमने इस टॉपिक में GSTR 9, GSTR 9C को समझा है। आई होप मैंने उसको बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश किया होगा। इस पे आप लोगों का जो फीडबैक होगा आप हमें प्रोवाइड करिएगा कि हम और चीज़ों को कैसे इसमें सही कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। वी विल सून मीट, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि हमने इनकम टैक्स जो हमने रिटर्न फाइल किया है या ऑडिट किया है उसमें हमारा जो डिफरेंस है या रिटर्न फाइल जो हमने कर रखे हैं उसको हमको कैसे यहाँ पे GSTR 9 में हमने वर्किंग में तो ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि हमने रिटर्न फाइल करके ही GSTR 9 को आपको करना है। हमारी सभी चीज़ होने के बाद, डेटा फाइनल होने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद GSTR 9 आपको करना होता है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है जो जाते हुए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जब इनकम टैक्स में आप AIS रिपोर्ट अपना चेक करते हैं, जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलता है, इसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में हम देखते हैं जहाँ कि हमारा बिजनेस रिसिट जो है वो 98 लाख की वैल्यू शो कर रहा है, जबकि हमने हमारी वर्किंग में हमने अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हमारा ये रहा और 26A के हिसाब से हमारा ये रहा। सो ये जो डिफरेंस है और GST टर्नओवर जो शो करता है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे, इसमें कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, एज बिकॉज हमने जो वर्किंग किया है हमारा GST डाटा के अकॉर्डिंग हमारा टर्नओवर ये रहा रिसिट को लेके। यहाँ पे ये डिफरेंसेस इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि ये टाइमली अपडेट नहीं हो पाता है,
यहाँ टर्नओवर में हमारे 11 काउंट आ रहे हैं, जबकि 12 मंथ के रिटर्न्स हमारे फाइल हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, इसमें हमारा कोई एक डेटा मिस हो रहा है किसी एक पीरियड का, जैसे मार्च 23 का, एंड हेंस ये मेरा जो टर्नओवर रिफ्लेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू जीएसटी पोर्टल वो कंप्लीट नहीं है। यहीं आपकी परचेस भी जीएसटी के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं और अदर रिसिप्ट्स भी यहाँ पे आपको शो करता है। हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे कि कैसे हम इस डेटा को, बुक्स ऑफ अकाउंट के डेटा को रिटर्न फाइल में लेते हैं हमारे रिटर्न फाइलिंग में, इनकम टैक्स रिटर्न या ऑडिट के लिए, और उसमें हम एआईएस में फीडबैक कैसे देंगे वो भी हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सो